अब पब्लिक प्लेस में बेघर कुत्तों को डर नहीं सताएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थानों के परिसरों से बेघर कुत्तों को हटाने के निर्देश को वापस लेने की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन से सभी बेघर कुत्तों को हटाने के अपने 25 नवंबर के आदेश में संशोधन करने से भी इनकार कर दिया है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे बेघर कुत्तों को सार्वजनिक जगहों से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज अपने आदेश में क्या कुछ कहा गया है? पिछले साल 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बेघर कुत्तों को लेकर के एक बड़ा आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ से बेघर कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कई सारी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सबकी याचिकाओं पर सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर दोबारा से विचार करने पर इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उन कुत्तों को वापस उन जगह दोबारा उसी लोकेशन पर नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बहुत सारे कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। एक आम आदमी को किसी राइट टू फ्रीडम है, वो किसी भी जगह पर बिना किसी डर के घूम सकता है और कुत्तों के काटने के डर से वो अपनी किसी भी जगह पर नहीं घूम सकता, तो उसके जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को निर्देश दिए कि जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय की है उनका पालन कराएं। हर एक राज्य के अंदर, हर एक राज्य में एक जिले के अंदर एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं करेगा। सभी हाई कोर्ट्स को इन निर्देशों का पालन कराना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन होता तो जो अधिकारी इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनकी जवाबदेही इसके अंदर तय होगी। जी, शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं शहरों में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या पर लोक अभियान के संस्थापक और पूर्व मंत्री विजय गोयल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब RWA को एक्टिव होने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें कोर्ट को बताना चाहिए कि कहां पर आदेशों का पालन हो रहा है और कहां पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से राइट टू लिव और राइट टू लिबर्टी, सिक्योरिटी की बात की है, जो फंडामेंटल राइट है कि भाई अब आवारा कुत्तों के कारण आप ह्यूमन के राइट्स नहीं छीन सकते हैं आप जाके। और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भाई पिछले दिनों के अंदर काटने की मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लाखों की संख्या में है। तमिलनाडु का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पिछले साल भर के अंदर 2 लाख से ज़्यादा काट लिया। और मैं कहता हूँ पूरे देश के अंदर कम से कम 1 करोड़ लोगों को डॉग बाइट का शिकार होना पड़ा हुआ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फरमान में और क्या क्या शामिल है, इसी पर आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा कर रहे हैं। शाम को 5:57 पर जरूर देखें। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक रुपये सर से फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही। कैसा रहा बाजार का हाल, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो काफी ज्यादा साइडवेज मोमेंटम आज बाजार में हमें देखने को मिला है। निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट देखने को मिली है। बैंकिंग शेयर्स में हालांकि थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी जो है आज के सत्र में देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बोले तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे भी देखने को मिला है। काफी सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जिसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन काफी सारे पॉकेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे हमें हायर लेवल से वापस से एक जो बिकवाली है वो आती हुई दिखाई दी। सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो PSU बैंक में अच्छा रुझान बना हुआ था। IT आज 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। कैपिटल मार्केट में शानदार तेजी थी। बट अगर हम फ्लिप साइड की बात करें तो डिफेंस में एक जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दिया। FMCG फ्लैट क्लोजिंग और फाइनेंशियल भी थोड़े से दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े हैं। निफ्टी की अब स्टॉक की बात करी जाए तो बढ़ने वालों में इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा सबसे इंपॉर्टेंट आज IT सेक्टर ही था और काफी बस में भी बना हुआ था। जो सैलरी हाइक है उसको लेके TCS की तरफ से जो अनाउंसमेंट आया है और इसके अलावा इटर्नल रिपोर्ट आई है लारा की तरफ से, उसके बाद ये जो बज है वो हमें देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा कंज्यूमर और टाइटन में हमें जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है और मार्केट में जो प्रॉफिट टेकिंग है वो भी हमें कहीं ना कहीं देखने को
मिल रही है। निफ्टी आईटी में आज काफी शानदार तेजी जो है वो देखने को मिली है। माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि जो बाकी की आईटी कंपनीज है वो भी हमें जो सैलरी हाइक है वो करती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो एक्सपेक्टेड था उस लाइन से काफी नीचे जो सैलरी हाइक है वो आया है बिकॉज ऑफ एआई डिफ्लेशन जो है चिंताएं यहाँ पे मंडराती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में हमने देखा कि एक हफ्ते में दूसरी बार जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके चलते आईओसी में एक अच्छा रुझान था। इनफैक्ट इसके नंबर्स भी आए थे कल। नंबर्स के बाद भी ये जो तेजी है वो देखने को मिली है। आईजीएल, एचपीसीएल और गुजरात गैस भी इसी बस के चलते आज शानदार तेजी करते हुए नजर आए। तो ओवरऑल हम बोले तो एक साइडवेज मोमेंटम और कुछ पॉकेट्स के लिए काफी अच्छा रहा है। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी के बाद फिर से बाजार में हलचल मची हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ क्रूड में उतार चढ़ाव जारी है तो वहीं दूसरी तरफ रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 96.53 तक फिसल गया। डिटेल्स ले लेते हैं। मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता अब हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तो मनीषा जी, हम देख रहे हैं क्रूड से लेकर रुपए तक हलचल मची हुई है, इसके पीछे की वजह बताएं और ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो उथल पुथल है कब तक जारी रह सकती है। सबसे मुश्किल वही जवाब है यहाँ पर कि किस तरह से और कितनी देरी तक हम यहाँ पर ये चलता हुआ देखेंगे। लेकिन जिस तरह से रुपए में गिरावट देखने को मिली है और 96.5 तक हमने यहाँ पर रुपए को आता हुआ देखा है। ज़्यादातर बैंक्स, ब्रोकरेजेस, ट्रेजरीज, फॉरेक्स वालों से जिनसे भी हमारी बात हुई है उनका कहना है कि रुपये में इतनी जल्दी गिरावट आएगी ये किसी ने भी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। ज़्यादातर लोग मान रहे थे कि 95.5 के आसपास रुपया यहाँ पर थम जाएगा। लेकिन क्लियरली एक बहुत ही लिमिटेड इंटरफेरेंस हमने यहाँ पर आरबीआई की तरफ से आता हुआ देखा है, उसका भी यहाँ पर असर है। और बाकी जो सारे हम क्यूज देख रहे हैं वो तो इन एनी केस यहाँ पर रुपए को नीचे पुश कर ही रहे हैं। रुपया, जैसे कि हम लगातार कहते रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी के तौर पर यहाँ पर उभरा है। इस साल की शुरुआत 90 के आसपास हुई थी और 96.5 पर हम ऑलरेडी हैं और आधा भी साल यहाँ पर नहीं हुआ है। तो 6.5 रुपए की गिरावट के साथ इस साल में अब तक यहाँ पर कारोबार है। कच्चे तेल में लगातार तेजी है। करीबन 80% की बढ़त कच्चे तेल में जो देखने को मिली है उसका सीधा असर रुपए पे है, क्योंकि अपनी ज़रूरत का 85-90% कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं। अपनी ज़रूरत का 60% कुकिंग जो गैस है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये बड़े बड़े बिल्स हैं जो पे करने हैं। फिजिकल डेफिसिट इस वजह से यहाँ पर पूरा मिस कैलकुलेशन में है। अगर आप इसी के साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट को देखें वहाँ पर भी चिंताएं हैं। एंड इवन एज पिछले एक हफ्ते में काफ़ी सारे मेजर्स हमने सरकार की तरफ से आते हुए देखे हैं। इंपोर्टिंग कमोडिटीज़, स्पेशली जो नॉन एसेंशियल है, सोना चांदी जैसा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रुपए में गिरावट है। अब माना यह जा रहा है कि अगर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है, चीज़ें वहाँ पर सुलझ जाती हैं, जो कच्चा तेल है $100 के नीचे आ जाता है, तो हम रुपए में एक एप्रिसिएशन देखेंगे। लेकिन अगर यही स्थिति आगे जाकर बरकरार रहती है तो शायद 97-98 तक भी यहाँ पर रुपया बिगड़ सकता है। जी शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। टीसीएस में सैलरी बढ़ोतरी का ऐलान हो गया है। जब से ऐलान हुआ है तब से चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल टीसीएस में इस बार सैलरी कम बढ़ी है। पूरी खबर बताने के लिए अब हमारे साथ है कंचन नौटियाल। तो बताएं कंचन, टीसीएस के बारे में क्या कुछ जानकारी है? जब से हम देख रहे हैं सैलरी इंक्रीमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है तब से चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे एक साल से जो एम्प्लॉयज़ इंतज़ार कर रहे थे सैलरी हाइक का, तो फाइनली जो खत है वो आ गया है। लेकिन जो उम्मीद थी खत से वो आती हुई नहीं दिखाई दी है। जो एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉयज़ लगा के बैठे थे वहाँ से हमें कम जो सैलरी हाइक है वो होता हुआ दिखाई दिया है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे टीसीएस ने 4 से 7% का जो हाइक है वो किया है। यानी कि पिछले साल से अगर इसे हम कंपेयर करेंगे तो ये कम निकल के आया है। पिछले साल अगर हम देखें तो वहाँ पे 5 to 8% का जो सैलरी हाइक है वो होता हुआ दिखाई दिया था। अब ये सैलरी हाइक सबके लिए सेम नहीं है, इसको भी बैंड वाइज जो है वो सेपरेट किया गया है। मैं बैंड आपको दिखाती हूँ। जो A+ में है उनका 10% एवरेज हमें हाइक होता हुआ देखने को मिल सकता है। A में 7%, B में 3% और C की बात करी जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें कोई हाइक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि जो इस टाइम पे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अंडर परफॉर्मेंस के घेरे में आए हैं तो उनको भी वहाँ से कट ऑफ करा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम पूरे ही जो ये हाइक है सैलरी का उसकी साइकिल को देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमें गड़बड़ाती हुई दिखाई दी है। पिछले कुछ सालों का डेटा जो है वो कंपाइल किया है। टीसीएस ने लास्ट किया था सितंबर 2025 में, उससे पहले अप्रैल में हुआ था। अब वापस से ये साइकिल जो है अप्रैल में थोड़ी ठीक होती हुई दिखाई दी है। विप्रो ने दिसंबर 2023, फिर सितंबर 2024 और मार्च 2026। इन्फोसिस ने तो इस साल अभी तक कोई भी सैलरी हाइक की बात कही ही नहीं है।
इसके अलावा काफ़ी सारे कंसर्न्स जो हैं आईटी सेक्टर में हमें मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला कंसर्न तो जो मार्केट के एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि जो एआई है उससे डिफ्लेशन आती हुई दिखाई दे सकती है, कंपनी के मार्जिन्स यहाँ पे प्रेशर में आ सकते हैं, यही नहीं प्रॉफिटेबिलिटी पे भी एक बड़ा डेंट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये बोला गया है कि जो भी इस टाइम पे लोग एआई मशीन लर्निंग का कोर्स कर रहे हैं कि उनके हम देख रहे हैं कि 50 to 60% का जो जंप है हायरिंग में वो देखने को मिला है। तो एआई इस टाइम पे काफी बड़ा संकट है जिसने आईटी सेक्टर की जो सैलरी हाइक है वहां पे भी डेंट लगा दिया। बीते कुछ समय से भारतीय बाजार ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट में निवेशकों का अच्छा पैसा बन रहा है। दक्षिण कोरिया के बाजार में तो रिकॉर्ड तेजी रही, जोश इतना हाई रहा कि लोग लोन लेकर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। दक्षिण कोरिया के मार्केट में क्या कुछ चल रहा है बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। तो आशीष, आपसे जानना चाहेंगे दक्षिण कोरिया में रिटेल इन्वेस्टर्स का जोश इतना हाई क्यों दिख रहा है? कोरिया के मार्केट्स को देखकर तो बेहद जेलसी हो रही है। क्या बड़े गजब के मूव्स स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। हमारा मार्केट YTD आप देखें तो नेगेटिव चल रहा है, लेकिन कोरिया के मार्केट आप देखें तो साल की शुरुआत से 70% और पिछले एक साल के रिटर्न आप देखें ना तो क्लोज टू 180-190% के आसपास यहाँ पर बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। ये जो कॉस्पी इंडेक्स है इनका, ये महज 4 महीने में एक 5000 के लेवल पे था, सीधे 8000 का हाई बना दिया। बड़े मूव यहाँ पर आपको लगातार देखने को मिले। लेकिन सबसे पहले समझाता हूँ कि कोरिया के मार्केट्स में दरअसल तेजी क्यों आ रही है, क्योंकि सही समय पर एकदम सही पोजीशन है। एआई की बूम चल रही है पूरी दुनिया भर में, और कोरिया के मार्केट्स में आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक जो हैं एआई टेक ड्रिवन है, डेटा सेंटर के हैं, चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो HBM चिप है और SK हाइनिक्स है, सैमसंग है। और ये अगर कॉस्पी का कॉम्पोजिशन के लिहाज से भी देखें ना तो इनका वेटेज बड़ा तगड़ा निकल कर आता है, तकरीबन 40% के आसपास आता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिफॉर्म्स वहाँ पर हमने देखे हैं। अर्निंग्स की ग्रोथ तो देखिए, अब कोरिया की एक और ख़ास बात है कि PE तो सस्ता है लेकिन अर्निंग्स की ग्रोथ सबसे बेहतरीन, तकरीबन 120% के आसपास की देखने को मिली है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो रिटेल निवेशक हैं अब इनका इंटरेस्ट मार्केट में इतना गजब का देखने को मिल रहा है, आप डेटा जानकर हैरान हो जाएंगे। मार्जिन लोन फंडिंग, ये यानी जैसे MTF हमारे मार्केट्स में, ऐसे वहाँ पर अगर आप देखें तो रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है। लगातार लोग जो है कर्जा ले रहे हैं, स्टॉक्स को प्लेज कर रहे हैं और स्टॉक्स खरीदते जा रहे हैं। और इनफैक्ट ये बूम ऐसी चल रही है कि सेविंग्स अकाउंट के जो टोटल डिपॉजिट है ना उसमें 5% की गिरावट आ गई है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट का पैसा भी कहाँ जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। चलिए सेविंग्स अकाउंट तक तो ठीक है, लेकिन लोग अपनी इंश्योरेंस पॉलिसियों को तोड़कर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। 20-21% के आसपास जो है पॉलिसियां टूटी हैं, मार्केट में पैसा गया है। और एवरेज औसतन आप देखें तो लोगों की कमाई भी हो रही है, क्योंकि वहाँ की जो सोशल मीडिया पोस्ट है अगर आप देखें तो लोग बोल रहे हैं कि यार मैंने इतना कर्जा लिया, मार्केट में लगाया और इतने पैसे बना दिए, तो इसी के चलते फोमो भी हो रहा है। तो इस लेवल पर भी मार्केट में लाइन लगी पड़ी है खरीदारी करने के लिए। अच्छा, लोग पैसा कमा रहे हैं, मार्केट बढ़ता है तो एक कोरिलेशन होता है कि लग्जरी स्पेंडिंग बढ़ जाती है। अब आमतौर पर वहाँ पर तो ये भी डेटा निकल कर आ रहा है कि रिटेल चेंज है, सुपरमार्केट्स हैं, इसमें भी गजब की बिक्री है। लेकिन आप ये देखिए कि जो महंगी वस्तुएं हैं इनकी तो क्या ही गजब के क्रेज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। महंगी टेस्ला, इनकी बिक्रियों में 10 गुने से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। महंगे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, इनके फुटफॉल जो है डबल डिजिट में बढ़ चुके हैं। और महंगी गाड़ियाँ जैसे बेंटली, इनकी बिक्री, रोलेक्स की बिक्री कई मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुकी है। तो कोरिया का मार्केट लगातार बड़े मूव में चल रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में करेक्शन आ गया, लेकिन रिटेल निवेशकों की वहाँ पर जमकर कमाई हो रही है। चलिए अब बात करते हैं आपकी जेब पर पड़ रही महंगाई की मार की। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और तनाव का असर अब आम लोगों की जेब पर भी दिखने लगा है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। एक हफ्ते के भीतर ही दूसरी बार तेल कंपनियों ने ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। अभी पेट्रोल और डीजल करीब 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले 3 दिन पहले ही दोनों ईंधनों के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। नई कीमतों के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 98.64 रुपए और डीजल 91.58 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। तो पेट्रोल में 20% से ज्यादा इथेनॉल की ब्लेंडिंग का रास्ता साफ हो सकता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने E30 तक के स्टैंडर्ड नोटिफाई कर दिए हैं। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन ने नोटिफिकेशन का स्वागत किया है। डिटेल्स दे रहे हैं असीम मनचंदा।
अभी पेट्रोल में 20% तक के एथनॉल की ब्लेंडिंग होती है। सरकार चाहती है कि इसका एक आगे रोड मैप बनाया जाए जहां आगे चल करके एथनॉल के पेट्रोल में करीबन 30% की एथनॉल ब्लेंडिंग हो सके। तो इसके लिए ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ने टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जारी कर दिए हैं। E22, E25, E27 और E30 के स्टैंडर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जारी कर दिए हैं। तो एक टेक्निकल नोटिफिकेशन है जो कि आगे चल करके एक रोड मैप बनाएगा। जो ऑल इंडिया डिस्टिलर एसोसिएशन है उन्होंने सरकार के इस नोटिफिकेशन का स्वागत किया। उनका कहना है कि इसके जरिए आगे चल करके एक रोड मैप बनेगा कि सरकार किस तरह से एथनॉल ब्लेंडिंग आगे बढ़ा सकती है। इससे जो भारत है उसमें जो क्रूड का आयात है उससे भी कम होगा और आगे चल करके जो सरप्लस शुगर है या सरप्लस एथनॉल जो बनता है उसकी खपत करने में भी आसानी मिलेगी। हालांकि अभी ये सिर्फ स्टैंडर्ड नोटिफाई हुए, अभी तक सरकार ने कोई भी इसको एथनॉल को आगे बढ़ाने का भी कोई फैसला नहीं किया। लेकिन जब स्टैंडर्ड नोटिफाई होगी तो इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही पेट्रोल में जो एथनॉल की ब्लेंडिंग है उसकी मात्रा को बढ़ा सकती है। नरेंद्र मोदी इन दिनों 5 देशों के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होने वाली इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। समिट में टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस और इकोनॉमी सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। नॉर्वे समिट के बाद पीएम मोदी इटली के लिए रवाना होंगे। एसोचैम के इंडिया बिजनेस रिफॉर्म समिट 2026 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। देश में जीसीसी की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है। देश में इस वक्त 1800 से ज्यादा जीसीसी हैं और यहां करीब 20 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। पीयूष गोयल ने साथ ही ये भी भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा जियोपॉलिटिकल संकट से निपटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और इस संकट को हम मौके में बदलेंगे। India and Prime Minister Modi have never let a crisis go by, and the situation in the world that was also discussed earlier is truly an opportunity, a moment of uncertainty that we should engage more deeply with each other, find ways to strengthen our business processes and prepare ourselves in these uncertain times for a brighter and better future. राजधानी दिल्ली या गुरुग्राम से जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए जल्द ही लोगों को नोएडा को पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली के बड़े हिस्से को ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने के लिए डीएनडी से फरीदाबाद होते हुए जेवर एयरपोर्ट तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी पर काम किया जा रहा है। ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों को बड़ी राहत देगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज इस एक्सप्रेसवे के काम का जायजा लिया। पूरी खबर बता रहे हैं रोहन सिंह। दिल्ली एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक से मुक्ति दिलाने की एक कोशिश है। ये है 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे, जो कि दिल्ली के कई सारे इलाकों में जो अभी सब ट्रैफिक की समस्या है उसका एक समाधान बनेगा। और सबसे खास बात है, ये कनेक्टिविटी मजबूत बनाएगा। यहाँ डीएनडी के जिस क्षेत्र में मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से फरीदाबाद और फरीदाबाद से जेवर की यहाँ पे कनेक्टिविटी इसे सुनिश्चित करेगा। अभी अगर आपको जेवर एयरपोर्ट जाना है तो आपको यहाँ पूरा जो नोएडा है उसे क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ डिस्टेंस भी कम हो रहा है, करीब 12 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे कम होगा, समय बचेगा। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जहाँ पे जो ट्रैफिक लगता है इसकी वजह से उससे मुक्ति मिलेगी। मसलन कालिंदी कुंज, आश्रम, मथुरा रोड पे आप देखें बहुत सारा ट्रैफिक लगता है, उससे आपको यहाँ पे मुक्ति देखने को मिलेगी। साथ ही इसकी कुछ खासियत बताएं तो एक 9 किलोमीटर का यहाँ पे जो एलिवेटेड स्ट्रेच है वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी से बनाया गया है, जो आसपास के जो तमाम इलाके हैं उनको ट्रैफिक से मुक्ति दिलाएगा। 3 राज्यों को इससे फायदा होने वाला है, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। साथ ही बाद में ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये उसका पार्ट बनेगा। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को जो है ये मजबूत बनाएगा। और एक और खासियत, यहाँ एक बहुत ही अच्छा एक सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है, आर्च ब्रिज बन रहा है, जो कि अपने आप में बहुत अनोखा होगा। और एक और चीज, बहुत ही पर्यावरण के अनुकूल है ये, क्योंकि जो गाजीपुर लैंडफिल है उसका जितना कचरा है वो उसमें काफी हद तक इस्तेमाल किया जा चुका है। तो लगभग ये बन के तैयार है। जो सरकार की कोशिश है अर्बन डीकंजेशन प्लान के तहत, करीब 1.25 लाख करोड़ का ये प्लान है कि दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक से मुक्ति मिले, जो बाहरी ट्रैफिक है वो बाहर ही चला जाए। तो उसकी कोशिशों में भी एक हिस्सा बनने जा रहा है ये। रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में।
अमेरिका ईरान जंग ने पूरी दुनिया में आर्थिक तूफान ला दिया है। आज हम आवाज अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। मंदी या मौका, जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।